ये 14A लिखवाना था भाई। देखिए आपका हेडिंग डालिए तो धारा 14 हो गया, तो उसके बाद 14A भी है। लिखिए भाई आपका सेक्शन 14A धारा 14A हेडिंग डाल लीजिए। न्यायालय की विशेषज्ञों की नियुक्त करने की शक्ति। न्यायालय की विशेषज्ञों को नियुक्त करने की शक्ति। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। न्यायालय न्यायालय वाद में अंतर्निहित अंतर्निहित माने समाहित होता है। न्यायालय वाद में अंतर्निहित किसी विनिर्दिष्ट विवादक पर, विनिर्दिष्ट माने स्पेसिफिक यानी कि विशिष्ट भी कहा जाता है, किसी विनिर्दिष्ट विवादक पर अपनी सहायता के लिए यदि विशेषज्ञ की राय आवश्यक समझता है, यदि विशेषज्ञ की राय आवश्यक समझता है, तब एक या एक से अधिक विशेषज्ञ तब एक या एक से अधिक विशेषज्ञ नियुक्त कर सकता है। तब एक या एक से अधिक विशेषज्ञ नियुक्त कर सकता है। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। विशेषज्ञ की राय का साक्षिक मूल्य संपोषक साक्ष्य होता है। पैराग्राफ चेंज कर लीजिएगा। विशेषज्ञ की राय का एविडेंशियल वैल्यू यानी कि साक्षिक मूल्य संपोषक साक्ष्य होता है, यानी कि कार्बोरेटिंग नेचर का। संपोषक कार्बोरेटिंग नेचर कहा जाता है, माने सपोर्टिंग नेचर का, ना तो सपोर्टिंग नेचर का, संपोषक प्रकृति का होता है। लिखिए भाई आप धारा लिखिए 15। कौन विनिर्दिष्ट पालन अभिप्राप्त कर सकेगा? कौन विनिर्दिष्ट पालन अभिप्राप्त कर सकेगा? पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। यह धारा टीपीए की धारा 91 के समान है। यह धारा टीपीए की धारा 91 के समान है, जिसमें रिडीम ऊपर को जिसमें रिडीम अप अर्थात हिंदी में मोचन ऊपर को का सिद्धांत समाहित है। ये टीपीए में लिखवाया जा रहा है 91, जिसमें मोचन ऊपर को यानी कि रिडीम अप का सिद्धांत समाहित है। पैराग्राफ चेंज करके लिखे भाई। धारा 15 में लिख बैठिए भाई। लिखिए धारा 15 में उन व्यक्तियों का उल्लेख किया गया है
जो किसी संविदा के विशिष्ट पालन का दावा कर सकते हैं। जो किसी संविदा के विशिष्ट पालन का दावा कर सकते हैं। लिस्ट भाई आपका बेयर एक्ट से पढ़ना पड़ेगा, उतना लिखवाना संभव नहीं है प्री के लिए। अगला लिखिए धारा 16। वैसे इधर से आपका दो चार जो धाराएं हैं कम क्वेश्चन बनता है, बता दिया जाए। इधर की जो धाराएं आपका मैंने 15, 16, 17, 18 इधर से कम कंपटीशन में क्वेश्चन बनता है, तो दो दो लाइन तीन तीन लाइन लिखवाया जाए, फिर आपका डिटेल में आपका 20 से बनना शुरू होगा, यानी कि सेक्शन 20 से फिर शुरू होगा ज़्यादा क्वेश्चन। लिखिए भाई धारा 16, अनुतोष का वैयक्तिक वर्जन, हेडिंग डालिए, अनुतोष का वैयक्तिक वर्जन, पर्सनल बार इन पर्सनल बार टू रिलीफ, अनुतोष का वैयक्तिक वर्जन। इसका मतलब बताया गया था कि किसके पक्ष में विनिर्दिष्ट अनुपालन नहीं कराया जा सकता। देखिए दोनों का 36 का आंकड़ा है, किनके पक्ष में कराया जा सकता है या कौन करा सकता है, ये सेक्शन 15। और इसके विपरीत कौन सी धारा बताएगी, 16, जिनके पक्ष में जो विनिर्दिष्ट अनुपालन की मांग नहीं कर सकते। तो आपका लिखिए इसमें धारा 16 में, धारा 16 में ऐसी परिस्थिति ऐसे व्यक्तियों का उल्लेख किया गया है। धारा 16 में ऐसे व्यक्तियों का उल्लेख किया गया है जिनके पक्ष में, यानी कि जिनके फेवर में संविदा का विनिर्दिष्ट पालन नहीं कराया जा सकता, जिनके पक्ष में संविदा का विनिर्दिष्ट पालन नहीं करवाया जा सकता। वो लिस्ट दी गई है, वो आपका कम चांस रहता है भाई। इसके बाद आपका धारा 17 छोड़ सकते हैं, 18 छोड़ सकते हैं, मैंने कि ये धाराएं कम पूछी जाती हैं। आप चाहें तो भाई इसको आप छोड़ सकते हैं पढ़ते समय। आपका 19 भी 20 अब आ जाए भाई, 20 से क्वेश्चन बनता है, दो तीन धाराएं छोड़ दीजिए। लिखिए भाई आपका धारा 20, संविदा का प्रतिस्थापित पालन, हेडिंग डालिए तो संविदा का प्रतिस्थापित पालन। लिखिए यह धारा 2018 में प्रतिस्थापित की गई है, यानी कि नए सिरे से सभी कुछ लिखा गया है। यह धारा 2018 में प्रतिस्थापित की गई है। देखिए आपका प्रतिस्थापित पालन आपका जर्मी बेंथम के कोटेशन पर आधारित है। जर्मी बेंथम के ही सिद्धांत पर ये सारे भी आधारित है, उन्हीं के कोटेशन पर। और ये इंटरव्यू में भी आपका क्वेश्चन बन चुका है कि ये सारे का उद्देश्य क्या है। तो बस आपका जर्मी बेंथम का जो कोटेशन है वही शुरू से लेकर लास्ट तक चलता रहेगा कि जो वस्तु मेरी है मुझे दे दी जाए, अन्य वस्तु या धन लेने के लिए मुझे मुझे बाध्य न किया जाए, यद्यपि अगर अन्य वस्तु या धन उसके बदले दिया जाए तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। तो जो ये अन्य वस्तु लेकर और आपका कह सकते हैं
कि अन्य वस्तु ले ली जाती है तो वह धारा 20 में ली जाती है और प्रतिकर लिया जाता है तो अभी आपका सेक्शन 21 में गवर्न होगा। यानी कि अन्य वस्तु ले लीजिए संविदा के अलावा तो 20 और प्रतिकर की मांग करिए तो 21। अन्य वस्तु का मतलब इसे संविदा किया है कि ये हम तुम्हें देंगे, चाहे चल संपत्ति है कि जो संविदा का प्रत्यस्थापित पालन किसमें लागू होगा, चल संपत्ति अचल की दोनों। तो ये धारा आपका नीचे भी दिया गया भाई, आपका पूरा बताया जा रहा है मैंने समाहित करके। पहली लाइन नहीं पढ़ना है, एकदम निचली लाइन भी पढ़ना है कि ये जो आपका धारा होगी किस संपत्ति में लागू होगी, चल अचल दोनों। ये संविदा हुई थी वह वस्तु को न देकर कोई अन्य वस्तु भी और मान जाए तो ऐसी दशा में मूल संविदा का कोई मने मूल संविदा का पालन करना आवश्यक नहीं, पर वह क्या ले लिया है, कोई दूसरी वस्तु ले लिया है, स्वीकार कर लिया है। अब समस्या ये आई कि प्रतिस्थापित पालन ए, आपका अगर ए पीड़ित है तो स्वयं पा सकता है कि किसी अन्य के माध्यम से। यानी कि ए स्वयं ये काम कर सकता है कि ए सी के माध्यम से भी कार्य कर सकता है। तो अब जो कानून है वह ये बताता है कि या तो ए स्वयं करे या किसी तीसरे व्यक्ति के माध्यम से भी कर सकता है, यानी कि सी से के माध्यम से भी कर सकता है। तो सी को हम संविदा का पक्षकार न कह के क्या कहेंगे इस उदाहरण में, थर्ड पर्सन। तो थर्ड पर्सन द्वारा हो सकता है कि नहीं है, और किसके द्वारा, ए द्वारा भी। इसी को आपको थोड़ा समझना, देखिए बैरक थोड़ा कठिन है क्योंकि नई नई बातें जोड़ी गई हैं और पुराना जो लोग पढ़े हैं बिल्कुल आपका चेंज हो गया है सारे। देखिए आपका एक एक शब्दों को तब लिखवाया जाएगा भाई, पहले आप समझिए। पहला दिया जा रहा है कि भारतीय संविदा अधिनियम में अंतर्विष्ट उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना और उसके सिवाय जिस पर पक्षकार सहमत हैं, यानी कि पक्षकार रजामंद हो गए तब भी कोई ये नियम लागू नहीं होगा। और अगर संविदा अधिनियम में कोई विपरीत कोई बात कही गई है तो वो बनी रहेगी और इशारे के धारा 20 उस पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं डालेगी। यानी कि अगर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कोई बात कही गई है तो इशारे की धारा 20 का प्रभाव क्या उस पर कोई विपरीत प्रभाव पड़ेगा कि वह बनी रहेगी, बनी रहेगी। तो फिर एक बार तैयार रखना है कि ये जो इशारे पढ़ाया जा रहा है ये संविदा अधिनियम का ही एक क्या है, पार्ट। और संविदा भंग पर क्या उपचार मिलेगा, उन्हीं उपचारों का वर्णन इस कानून में मुख्य रूप से किया गया है। और मुख्य उपचार मैं लगातार बता रहा हूँ क्या है, संविदा का विशिष्ट पालन, यानी कि जिस वस्तु के लिए संविदा हुई थी वही वस्तु मुझे क्या किया जाए, दिलवाया जाए। तो कब दिलवाया जाएगा, धारा 10। और कब वही वस्तु नहीं दिलवा कर कंपसेशन दिलवाया जाएगा, धारा 14। कौन विशिष्ट पालन मांग सकता है, 15। और कौन नहीं मांग सकता, 16। और प्रतिस्थापित पालन का प्रावधान धारा 20। ऐसे याद करिए। देखिए आपका एक एक शब्दों को पहले समझाया जाए भाई, फिर एक बार देखिए बैरक की भाषा। भारतीय संविदा अधिनियम में अंतर्विष्ट उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना और उसके सिवाय जिस पर पक्षकार सहमत हैं, जहां संविदा किसी पक्षकार के वचन का पालन नहीं करने के कारण टूट जाती है। ने बी को वचन दिया था कि मैं तुम्हें अपना मकान बेचूंगा और ऐसी ने वचन का पालन नहीं किया, अपना प्रामिज
नहीं निभाया तो वह संविदा टूट गई। संविदा टूट गई मतलब कि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया, यानी कि संविदा क्या हो गई, भंग। तो बताइए इस उदाहरण में किसने भंग किया? ए ने। तो व्यथित, इस भंग से व्यथित या पीड़ित या आहत आपका या विक्टिम आपका कौन व्यक्ति होगा? भाई कौन व्यक्ति आहत हैं संविदा भंग से? बी। कौन व्यक्ति? तो बी आपका या तो स्वयं, या आपका कह सकते हैं किसी अन्य के माध्यम से प्रतिस्थापित पालन की मांग कर सकता है। अर्थात प्रतिस्थापित पालन की मांग कौन कर सकता है? तो व्यथित पक्षकार। अब आगे देखिए, शब्द अब सही रहे, उदाहरण पकड़े रहिए क्योंकि आपका इसी उदाहरण पर पूरा चलता रहेगा। देखिए भाई आपका आगे शब्द ऐसे, हाँ, पालन नहीं करने के कारण टूट जाती हैं, यानी कि ए ने अपने वचन का पालन नहीं किया तो संविदा टूट गई, मतलब क्या हुई? ब्रीच हो गई, यानी कि टूट जाती है, इसको लिखना चाहिए भंग हो जाती है, लेकिन आसान भाषा में बेरेक में लिख दिया गया क्या? टूट जाती है। देखिए आगे, वहाँ वह पक्षकार जो ऐसे भंग से पीड़ित होता है। अब सही शब्द आ गया कि वहाँ वह पक्षकार जो ऐसे भंग से पीड़ित है। तो आप लोग खुद बताइए, ए भंग से पीड़ित हुआ कि इस उदाहरण में बी? बी। भाई बी ही को तो जमीन नहीं मिली। अगला देखिए, किसी तीसरे पक्षकार के माध्यम से या अपने स्वयं के अभिकरण द्वारा, यानी कि अभी पर आ जाए, किसी तीसरे पक्षकार के माध्यम से तीसरा जोड़ लिया जाए, कौन? यानी कि संविदा के पक्षकार कौन हो गए? ए बी। और थर्ड पर्सन कौन हो गया? सी। तो ऐसी दशा में आपका पीड़ित पक्षकार या तो किसी तीसरे के माध्यम से, यानी कि सी के माध्यम से, या स्वयं के अभिकरण से, यानी कि स्वयं, स्वयं के माध्यम से, यानी कि जो आहत हैं वह आपका या तो थर्ड पर्सन के माध्यम से या स्वयं के माध्यम से। देखिए क्या कर सकता है, प्रतिस्थापित पालन का और ऐसे भंग करने वाले पक्षकार से उसके द्वारा वास्तविक रूप से उपगत व्ययनित या भुगते गए व्ययों और अन्य खर्चों को वसूल करने का विकल्प रखेगा, यानी कि बी, या तो स्वयं द्वारा, या सी यानी कि थर्ड पर्सन द्वारा इस संविदा के आपका प्रतिस्थापित पालन का विकल्प रखेगा। प्रतिस्थापित पालन का विकल्प का मतलब ये हुआ कि या तो वही वस्तु हमें दिया जाए, तो वह वस्तु तो अब मिलेगी नहीं जल्दी, तो प्रतिस्थापित पालन का मतलब कि उसकी जगह पर हमें क्या दे दिया जाए? दूसरी वस्तु। अब तुरंत धारा 14 को भी कवर करना है, आपका 14 को। अगर सेक्शन 20 के तहत प्रतिस्थापित पालन प्राप्त कर लिया गया है तो क्या उस संविदा का अब विनिर्दिष्ट पालन हो सकेगा कि नहीं? तो सेक्शन 14 क्या कहता है, हो सकेगा कि नहीं? आप लोग बताइए। तो इस, मान लीजिए दूसरा मकान भी पा लिया, तो क्या पुरानी संविदा का, यानी कि जिस मकान के लिए संविदा हुई थी, अब क्या उसके विनिर्दिष्ट पालन की मांग की जा सकती है कि नहीं? तो सेक्शन 14 भी दिमाग में पहला रखना है, पहला ही खंड है, जहां धारा 20 के तहत प्रतिस्थापित पालन प्राप्त कर लिया गया है, अब वहां उस संविदा का विशिष्ट पालन नहीं होगा। सतर्क रहेगा, होगा कि नहीं उस संविदा का? क्योंकि उसके बदले आपने क्या पा लिया है? दूसरी वस्तु। अगला देखिए भाई बैरेट की भाषा, उपधारा 1 के अधीन संविदा का कोई भी प्रतिस्थापित पालन तब तक नहीं किया जाएगा जब तक ऐसे पक्षकार ने, जो ऐसे भंग से पीड़ित हैं, भंग करने वाले पक्षकार को 30 दिन से अन्यून की सूचना दी हो और वह मूल संविदा
का पालन करने से इनकार कर दे, इसका मतलब ये हुआ कि प्रतिस्थापित पालन के लिए यह आवश्यक है कि कौन किसको कम से कम 30 दिन पूर्व सूचना दे। तो व्यथित पक्षकार देगा, किसको देगा? जिसने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया है। कितने दिन पहले, वो प्री में आ सकता है, अंडरलाइन बेयर कर लीजिए। कितने दिन पहले सूचना देनी पड़ेगी? 30 दिन। तो इस उदाहरण में बताइए कौन सूचना देगा? व्यथित कौन है? बी। किसको सूचना देगा? ए को। प्रतिस्थापित पालन के पहले कितने दिन पहले सूचना देगा? 30 दिन। भाई 30 दिन पूर्व सूचना देने के बाद ही प्रतिस्थापित पालन प्राप्त किया जा सकता है। तीसरा, परंतु देखिए, परंतु वह पक्षकार जो ऐसे भंग से पीड़ित हैं, उपधारा 1 के अधीन व्ययों और खर्चों को वसूल करने का हकदार तब तक नहीं होगा जब तक उसने किसी तीसरे पक्षकार के माध्यम से या स्वयं के अभिकरण द्वारा संविदा का पालन न करा लिया हो। इसका मतलब कि खर्चा और व्यय बी को, भाई प्रतिस्थापित पालन तो हो गया, लेकिन बी चाह रहा है कि हमें खर्चा भी दिलवाया जाए। तो खर्चा तब तक नहीं मिलेगा, व्यय, जब तक कि प्रतिस्थापित पालन का कार्य पूरा न हो जाए, बीच में नहीं मिल सकता पहले। तीसरा खंड देखिए, जहां संविदा के भंग से पीड़ित पक्षकार ने उपधारा 1 के अधीन नोटिस देने के पश्चात किसी तीसरे पक्षकार के माध्यम से या स्वयं के अभिकरण द्वारा संविदा का पालन करा लिया है, वहां वह भंग करने वाले पक्षकार के विरुद्ध विनिर्दिष्ट पालन के अनुतोष का दावा नहीं कर सकता। तो ये तो 14 में भी पहला खंड है, यानी कि धारा 14 में भी मैं बताया था इसको कि अगर धारा 20 के तहत प्रतिस्थापित पालन प्राप्त कर लिया गया है तो क्या उस संविदा का विशिष्ट पालन हो सकेगा कि नहीं? अब नहीं हो सकेगा, क्योंकि उसके बदले आपने क्या कर लिया है? कोई और वस्तु प्राप्त कर ली है। खंड 4 देखिए, इस धारा की कोई बात उस पक्षकार को जो संविदा के भंग से पीड़ित है, भंग करने वाले पक्षकार से प्रतिकर का दावा करने से निवारित नहीं करेगी। निवारित नहीं करेगी का मतलब रोकेगी नहीं। इसका मतलब समझिए भैया, ये एक को बेचने का समय और ए अपन से किया, मुकर गया, तो बी, धारा 20 कहती है कि बी स्वयं या किसी थर्ड माध्यम से प्रतिस्थापित पालन प्राप्त कर सकता है। तो प्रतिस्थापित पालन में क्या किया जाता है? कोई दूसरी वस्तु दिलवाई जाती है, लेकिन ए ने इस संविदा को तो भंग किया था, भले इसके बदले में बेंथम के अनुसार क्या दिलवा दी गई? दूसरी वस्तु। तो क्या भी इस संविदा के भंग विनिर्दिष्ट पालन तो अभी संविदा का नहीं करा सकता, तो क्या इस संविदा के भंग के लिए ए से कंपनसेशन वसूल करने का हकदार होगा कि नहीं? टेक्निकल क्वेश्चन लिखवा दूंगा, कि प्रतिस्थापित पालन के बाद एक लाइन बना लीजिए, उस संविदा का स्पेसिफिक प्रकाशन नहीं कराया जा सकता, लेकिन जो विक्टिम है, आहत है, पीड़ित है या व्यथित, चारों एक ही शब्द हैं आपका, वह इसके लिए, यानी कि संविदा भंग तो इन्हें किया ही था, तो संविदा भंग के लिए क्या पाने का अभी भी हकदार है? कंपनसेशन, भाई पा सकता है। ए ने इस संविदा को क्या किया था? भंग। इस प्रकार आपका धारा 20 समाप्त हुई। धारा 20 ए बी सी देखिए, इधर से भी क्वेश्चन बन रहे हैं प्री में, भाई सतर्क रहना। अब इधर से आपका क्वेश्चन अब बनेंगे, यानी कि आपका 20 के बाद से क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं। देखिए भाई, और उसके बाद आपका फिर लास्ट में क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं, यानी कि 36 से लेकर 42 तक में, यार इस बार 3 क्वेश्चन उधर से ही बनाया था। तो देखिए पहले आपका, अब आपका ये धारा 20 ए 20 बी और 20 सी पढ़ाने के पहले आपका कुछ कंसेप्ट क्लियर करिए।
तब सेक्शन शुरू होगा। देखिए आपका तमाम कंपनियां हैं, रियल इस्टेट हैं, वो करती क्या है कि आपका जैसे कि आपसे करार संविदा करार की, और करार में ये कही कि आप इतना पैसा एडवांस जमा करिए और आपको मैं फ्लैट बना कर दूंगा या मकान बना कर क्या करूंगा, दूंगा। तो आप तमाम जगहों पर देख रहे हैं, नोएडा, गाजियाबाद, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से तमाम बिल्डिंगें रुक गई है, क्योंकि अब जमीन पर बन रही थी तो किसी के पास एनओसी ही नहीं थी, तो आपका कोई न कोई मने आपका अड़चन आ गई। ऐसी दशा में समस्या ये है कि अगर जो बिल्डिंग बनाने वाले हैं, यानी कि आपका उसको क्या बोलते हैं भाई, ठीक, हाँ, हाँ बिल्डर, जो बिल्डर हैं, अगर समय मान मान लीजिए कि समय दिया कि 2 साल में हम बिल्डिंग बनाकर आपको दे देंगे, और बनाकर दिया ही नहीं, लोग रो रहे हैं गाजियाबाद नोएडा में, और रोज हंगामा लोग करते हैं कि पैसा वापस, पैसा वापस। और आपका मैंने कह सकते हैं कि बिल्डर, कई बिल्डर को तो आपका दिवालिया घोषित सुप्रीम कोर्ट ने अभी किया था, और उसकी सारी संपत्ति को क्या कर लिया, जब हुआ कि जब भाई इतना और पैसा लेकर लोग भाग जाते हैं ज़्यादा, ये भी है। कुछ कंपनियां भाई बना कर दे भी रही हैं, कुछ डिले भी कर रही हैं। तो डिले कर रहे हैं तो आप मैंने कह सकते हैं कि मुआवजा भी पा सकते हैं। लोग मुकदमा करते हैं, लड़ते हैं हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक। कंपनियों के पास भी पैसा है, तमाम वो भी अपना वकील रखी हैं बड़े बड़े, ये भी समस्या है। तो अब ये हुआ कि जो ये इंफ्रास्ट्रक्चर का मामला है, अवसंरचनात्मक निर्माण के मामले, सामान्य तरीके से इन को भी निपटाया जाता था। लोगों को घर की आवश्यकता जल्दी पड़ती थी। जब 2018 में बारे में संशोधन हुआ, उसके बाद भी जोड़ी गई कि क्या है, एक समय के अंदर या इंफ्रास्ट्रक्चर या निर्माण के मामले में इन विवादों को जल्दी से जल्दी क्या करें, निपटा दे। तो उसके लिए समय निर्धारित, प्रतिवादी पर समन की तामील के 12 मास के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर के मामलों को निपटा दिया जाए, मैंने इसमें फैसला दे दिया जाए। अगर 12 माह में फैसला नहीं हो पाता तो ऐसी दशा में और 6 माह बढ़ा सकता है न्यायालय समय, यानी कि हर हाल में 12 6 कितना हो गया, 18। ये पहला क्वेश्चन प्री के लिए, हर हाल में कितने दिन में, 18 माह में फैसला दे दे। अब चूंकि न्यायालयों पर लोड भी ज़्यादा है, तो आपका कानून ये कहता है कि राज्य सरकार उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से स्पेशल कोर्ट भी ऐसे मामलों में बना सकती है। तो यहाँ इलाहाबाद में ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, जो नोएडा गाजियाबाद है वहीं लखनऊ ज़्यादा आवश्यकता है, क्योंकि ज़्यादा विवाद लखनऊ हो गया। बड़े बड़े शहरों में, छोटे में कहाँ उतना विवाद है। तो वहाँ ये ज़रूरी है कि अलग से कोर्ट बनाकर और ऐसे मामलों को तेज़ी से क्या किया जाए, निपटाया जाए, ताकि लोगों को प्लाट जल्दी मिले और इंफ्रास्ट्रक्चर के जो मामले हैं वह जल्दी से जल्दी क्या किए जाएं, निपटाए जाए। इसके लिए, इसी के लिए आपका धारा 20 है, धारा 20 बी और 20 सी बनी है। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। देखिए अब सही रहेगा भाई, आपका भूमिका जान लिए तो अब सेक्शन पर आ जाए, डायरेक्ट लिखवा जाएगा भाई आपका अगले टर्न पर। अब लेक्चर समझिए, जब लेक्चर शुरू हुआ तो देखिए आपका धारा 20 अवसंरचनात्मक परियोजना से संबंधित संविदा के लिए विशेष उपबंध, स्पेशल प्रोविजन किए गए हैं कैसी संविदाओं के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि बिल्डिंग बनाना इत्यादि। देखिए आपका पहला खंड, इस अधिनियम के अधीन किसी वाद में अनुसूची में विनिर्दिष्ट अवसंरचनात्मक परियोजनाओं से संबंधित, कीवाड़ सटा दीजिए वो बाहर से।
संबंधित संविदा में न्यायालय द्वारा कोई भी व्यादेश वहाँ मंजूर नहीं किया जाएगा जहाँ व्यादेश की मंजूरी से ऐसी अवसंरचनात्मक परियोजनाओं की प्रगति या पूरा करने में कोई अड़चन आती हो या विलंब होता हो। यानी कि इसका मतलब, पहला मतलब ये निकला कि न्यायालयों पर रोक लगाई गई है कि आप स्टे ऑर्डर न दीजिए, यानी कि इंजंक्शन या व्यादेश जारी न करिए यदि आपके स्टे ऑर्डर सामान्य भाषा में या व्यादेश से जो बिल्डिंग का निर्माण है, इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण है, उसमें अड़चन आती हो या विलंब होता हो। यानी कि पहला आपका न्यायालय पर ही प्रतिबंध लगा दिया गया कि ऐसे मामलों में सामान्यतः न्यायालय इंजंक्शन या व्यादेश जारी न करे। यदि ऐसे व्यादेश या रोक के कारण आपका इंफ्रास्ट्रक्चर या बिल्डिंग के जो कार्य हैं उसमें बनाने में क्या आ रही हो, उसके प्रगति पर अड़चन या विलंब, क्योंकि भाई लोग घर की तलाश में रहते हैं और आपका मने घर का सपना पूरा हो और बार बार कोर्ट स्टे ही देगा तो घर का सपना कहाँ पूरा होगा। और वैसे भी आपका 2 साल का सपना 10 साल लगा दे रही है कंपनी, 8 साल, कुछ न कुछ बहाना बना रही है। यानी कि ये नहीं हुआ तो हुआ, तो भाई आपदा आ गई तो ये हो गया, तमाम बहाना बना रहे हैं। समय पर बहुत कम कंपनियां दे रही हैं घर। अगला देखिए भाई आपका दूसरा खंड, केंद्रीय सरकार अवसंरचनात्मक परियोजनाओं की उभरती धारणा की आवश्यकता पर निर्भर करते हुए और यदि ऐसा करना आवश्यक और समीचीन है, समीचीन माने वर्तमान समय में जरूरी होना, तो राजपत्र में अधिसूचना द्वारा परियोजनाओं और अवसंरचनात्मक उपसेक्टरों के प्रवर्ग से संबंधित अनुसूची को संशोधित कर सकेगी। देखिए ऐसा क्वेश्चन आपका सीआरपीसी में आया है, हो सकता है कि बहुत अंदर जाकर अगर इशारे से पूछे तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन ये आ सकता है कि कौन परियोजनाएं इंफ्रास्ट्रक्चर के अंतर्गत आएगी, इसका निर्धारण कौन करता है। ये क्वेश्चन आ सकता है। दे देगा केंद्रीय सरकार, दूसरा राज्य सरकार, तीसरा दोनों, और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो ये पॉइंट अच्छे से पकड़ना है। आपका राज्य सरकार नहीं कर सकती, कौन कर सकती है? केवल केंद्रीय सरकार। यानी कि कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर या उसका जो क्लास या वर्ग या प्रवर्ग है वह इसमें आएगा, इसका निर्धारण किसके द्वारा किया जाएगा? तो केंद्रीय सरकार द्वारा। इसके लिए एक शेड्यूल भी जोड़ा गया है 2018 में, और उसमें कौन कौन से निर्माण इसके अंतर्गत आए गई उसकी लिस्ट दी गई है। और उस लिस्ट में संशोधन कौन कर सकती है? पूछ लेगा केंद्रीय की राज्य की दोनों। केंद्रीय सीआरपीसी में भी एक क्वेश्चन आया भाई, आ सकता है आगे भी, एजेस में भी आया है। देखिए आपका प्ली बार्गेनिंग से रिलेटेड है। सीआरपीसी के अध्याय प्ली बार्गेनिंग से वैसे आपका बता दिया जाए, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के एग्जाम में 2 क्वेश्चन आया था और मैं जो सामान्य बातें 5 लाइन बताता हूँ उसी में से आया था कि प्ली बार्गेनिंग किस चैप्टर में है सीआरपीसी में? तो 21A। और प्ली बार्गेनिंग अभी भी हर एक अपराध में लागू नहीं है। 7 वर्ष या 7 वर्ष से क्या कम, 7 वर्ष से अधिक का दंड है तो प्ली बार्गेनिंग, अभिभाग सौदेबाजी लागू नहीं है। यही 2 क्वेश्चन बना था। किस अध्याय में है तो किस में? 21 है। और कितने दंड की मात्रा में लागू होगा? 7 साल तक। यही 2 क्वेश्चन आपका बार काउंसिल में ही बना था, सतर्क रहना है।
प्ली बार्गेनिंग में कुछ ऐसे अपराध हैं जिसमें प्ली बार्गेनिंग लागू नहीं होता, अर्थात अगर अपराध का अभियुक्त अपने द्वारा किए गए अपराध को स्वीकार भी कर लेता है तो उसकी दंड की मात्रा को कम नहीं किया जाता। और उसमें जो आपका इस समय पूछा जा रहा है वह आपका देश की आर्थिक और सामाजिक स्थिति पर प्रभाव डालने वाले अपराधों में प्ली बार्गेनिंग मान्य नहीं है। अब यहाँ एक अंदर से क्वेश्चन ऐसा ही बनता है कि कौन से अपराध देश की सामाजिक और आर्थिक कंडीशन को इफेक्टेड करते हैं, इसका निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है। तो एचजेएस में भी आया था केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, उच्च न्यायालय, इनमें से कोई नहीं। तो कौन निर्धारित करेगा? हाँ, राज्य सरकार नहीं, कौन निर्धारित करेगा? केंद्र सरकार। तो यहाँ भी कौन निर्धारित करेगी सारे की धारा 20A में? केंद्र सरकार। भाई याद रखिए वहाँ भी कौन निर्धारित करेगी? केंद्रीय सरकार। ये क्वेश्चन चांस रहता है अंदर से पूछने का। अगला देखिए आपका भाई खंड 3 देखिए, इस अधिनियम के अधीन जारी की गई प्रत्येक अधिसूचना, तो ये भी आपका ज़्यादा नहीं पढ़ना है, बस एक लाइन जानना है कि जो भी केंद्र सरकार अधिसूचना जारी करेगी आपका वह संसद के पटल पर रखा जाएगा। कितने दिन के लिए रखा जाएगा? 30 दिन के लिए। संसद चाहे तो माने या मानने से क्या कर दे? इनकार। इनकार कर देती है तो अधिसूचना रद्द, और मान ले कोई विरोध न करे तो सब कुछ सही। देखिए आपका फिर एक दो और नियम इसी पर बनाया जाए। मान लीजिए कि संघ लोक सेवा आयोग ने कोई नियम बनाया, तो या इत्यादि और भी मामले हैं, ज़्यादा हम नहीं बता रहे हैं, केवल एक उदाहरण बता रहे हैं। संघ लोक सेवा आयोग जो भी नियम बनाता है वे नियम आपका 30 दिन के लिए संसद के पटल पर रखे जाते हैं, और संसद को पूरा है कि अगर चाहें तो उन नियमों को रद्द कर दे या संशोधित कर दे किसको? पूरे संसद को। के किसान लोक सेवा आयोग ने नियम बनाया, फिर संसद ने उस नियमों को मानने से क्या कर? भाई ये नहीं कि आप एब्सोल्यूट हैं, वो संसद के पटल पर रखा जाएगा। जैसे कि केंद्रीय विश्वविद्यालय इलाहाबाद है, अगर ये भी कोई नियम बनाए तो ये संसद के पटल पर रखा जाएगा। संसद चाहे तो इस नियम को रद्द कर सकती है, इनके बनाने से नहीं हो जाएगा आपका। उसी प्रकार ये जो अधिसूचना जारी की जाएगी कि ये निर्माण के मामले आपका मने इंफ्रास्ट्रक्चर में आएंगे, इस अधिसूचना में संशोधन या रद्द करने का हक संसद को है। वैसे बहुत कम ध्यान दिया जाता है। ध्यान तभी दिया जाता है संसद द्वारा जब कोई विवादित नियम आ जाता है, ऐसे नहीं। भाई विवादित नियमों पर ही कौन इतना समय है ध्यान देने का। अगला देखिए आपका 20B, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है, स्पेशल कोर्ट या विशेष न्यायालय। देखिए राज्य सरकार उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा एक या अधिक सिविल न्यायालयों को इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजना से संबंधित संविधाओं की बाबत अधिकारिता के प्रयोग के क्षेत्र की स्थानीय सीमाओं के भीतर इस अधिनियम के अधीन वाद का विचारण करने के लिए विशेष न्यायालय के रूप में अभिहित कर सकती हैं। यानी कि स्पेशल कोर्ट कहाँ है? तो आपका 20B में स्पेशल कोर्ट कैसे बनेंगे? जो केवल इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले ही मने देखेंगे। तो आपका कह सकते हैं कि राज्य सरकार निर्मित करेगी, किसके परामर्श से? हाई कोर्ट के मुख्य न्यायमूर्ति।
एक सिविल न्यायालय की एक से अधिक, एक या एक से अधिक। हाँ, ये भी हो सकता है भाई, फिर एक बार देख लिया जाए, इसको बता दिया जाए। पहले से जो न्यायालय सिविल न्यायालय हैं, राज्य सरकार उन्हीं को इंफ्रास्ट्रक्चर के संविदाओं से संबंधित मामलों में अधिक मने न्यायालय घोषित कर सकती है, या अलग से भी न्यायालय बन सकते हैं। जैसे कि आपका एक उदाहरण मैं बता रहा हूँ, जैसे कि आपका SC ST एक्ट का मामला है, आपका बिहार माइनर पढ़ाया भी जाएगा। तो SC ST एक्ट के मामले में सेम नियम है कि राज्य सरकार हाई कोर्ट के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से SC ST एक्ट के अंतर्गत आने वाले अपराधों के शीघ्र विचारण के लिए या तो कोई स्पेशल कोर्ट निर्धारित कर देगी या अलग से कोर्ट बना सकेगी। ये आपका कह सकते हैं कि नियम है। तो यहाँ भी वही है कि जो ये इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले हैं, क्या इसके लिए पहले से कोर्ट है तो उसी में से किसी को कह दिया जाए कि इस कोर्ट में इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले केवल इस कोर्ट में जाएंगे, ये हो सकता है। या राज्य सरकार चाहे तो क्या कर सकती है, अलग से न्यायालय भी बना सकती है। अगला देखिए आपका 20C, वादों का शीघ्र निपटारा, यानी कि स्पीडी ट्रायल होगा। अब स्पीडी ट्रायल जब सेशन ज़्यादा करना है आपका, देखिए भाई तो आइए विचारण करवाइए और एक लिस्ट अलग से बना लीजिए, तो एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है। अभी आपका जे में ही बना था भाई यूपी। अगर ये पूछे कि त्वरित विचारण, अलग से कहीं लिख लीजिए भाई, हो सकता है लिखवाते समय। अगर ये पूछे कि त्वरित विचारण संविधान हित है, तो आप आर्टिकल 21 मारिए कि जल्दी मामले का क्या किया जाए, निपटारा, उसको लिखते रहिए भाई। त्वरित विचारण संविधान में समाहित है, फंडामेंटल राइट है, प्राण और दूसरा केस पूछा। स्टेट ऑफ बिहार, हुसैन आरा खातून बनाम बिहार राज्य के। अगला देखिए, लीजिए तो सिविल मामलों का लिखिएगा पैराग्राफ, ये नहीं कि उसी में नहीं, अलग पैराग्राफ। सिविल मामलों सिविल मामलों के सिविल मामलों के प्रावधान CPC के आदेश 17 के, यानी कि आदेश 17 के नियम में समाहित। या केस पूछे तो
था यहाँ 74 रन, जितना कि में त्वरित जांच एवं विचार एवं विचार का प्रावधान किया गया है। श्री प्रश्न पूछे, अब CRPC में एक होता है, त्वरित लिखा किस जाता है, त्वरित इन्वेस्टिगेशन विवेचना भी कहते हैं, संधान भी कहते हैं, भागत भाई CRPC में खोज भी कहते हैं, तफ्तीश भी कहते हैं, ये नहीं कि शब्द चेंज कर बोलते रहिए। तो त्वरित आपका इन्वेस्टिगेशन या जल्दी से जल्दी आपका पुलिस साक्ष्य एकत्र कर ले, ये CRPC की किस धारा में, तो CRPC की धारा 173(1) में। भाई पढ़ाना लिखिए, त्वरित अन्वेषण CRPC की धारा 173 के क्लाज 1 में, क्लाज वाइज लिखिएगा, क्लाज वाइज भाई UPJ में आया था, क्लाज ये 77(1) CRPC लिखिएगा, क्लाज 1। ये त्वरित अन्वेषण 173(1) हो गया नहीं, ये आगे लिखिए भाई 173(1) इसमें लिखिए, यही पूछा गया था UPJ में इस बार। यदि किसी शिशु के साथ दुराचार का मामला है, यदि किसी शिशु के साथ दुराचार का मामला है, दुराचार, यदि किसी शिशु के साथ दुराचार का मामला है, तब अन्वेषण 2 मास में पूरा किया जाएगा, तब इन्वेस्टिगेशन 2 मास में पूरा किया जाएगा। समय पूछा था, पहले ये समय चूंकि 3 मास था और इसमें संशोधन करके, पहले समय नहीं था, जब आया तो 3 मास, फिर संशोधन करके 3 मास से घटा कर कितना किया गया, 2 मास, इसीलिए पूछा भी गया था। तो आगे देखिए भाई आपका, अब धारा 20C देखिए, आपका बैक हो जाइए सारे में, वादों का शीघ्र निपटारा। तो पूछ सकता है कि भाई आपका SRA में स्पीडी ट्रायल कहाँ दिया गया है, तो आपका जवाब रहेगा धारा 20C। कौन सी धारा, शीघ्र मतलब वही तो हुआ स्पीडी, त्वरित, जल्दी। देखिए एक एक शब्दों पर ध्यान दीजिए, और यहाँ आपका 2 पॉइंट मैं पहले बता दूं कि आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले हैं, प्रतिवादी पर समन तामील के कितने दिन के अंदर निपटा दिए जाएंगे, फैसला कितने दिनों के अंदर आ जाना चाहिए, 12 मास, और 12 मास में नहीं आता तो और कितना मास बढ़ाया जा सकता है, तो हर हाल में कितना दिन, कब से, वाद दायर करने के डेट से, कि प्रतिवादी पर समन की तामील के, प्रतिवादी पर समन की तामील से, मैंने जब कॉल लेटर उसके पास क्या हुआ,
अभी समन ही कल सीपीसी में पढ़ाया गया, अभी पढ़ाना भी है। देखिए अब बेरक की भाषा देखिए कह करके भाई, तब आगे आपका बढ़ा जाए। देखिए आपका सिविल सिविल प्रक्रिया संहिता। हेलो। देखिए बेरक की भाषा आपका सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी। इसका पहले मतलब समझिए भाई, यानी कि सीपीसी में कोई भी बात क्यों न लिखी गई हो, धारा 20C का नियम लागू होगा, भले वह सीपीसी का क्या हो, विरोधी हो। इससे मतलब नहीं है। इसका मतलब ये होता है भाई कि अगर उस कानून में किसी बात के होते हुए, इसका मतलब समझिए कई जगह मिलेगा। यानी कि उस कानून में जैसे कि आपका मिलेगा ये SC ST एक्ट में कि सीआरपीसी में किसी बात के होते हुए भी। इसका मतलब ये हुआ कि सीआरपीसी में अगर विपरीत बात भी कही गई है तो वह लागू न होकर SC ST एक्ट ऐसे मामलों में लागू होगा। इसका मतलब ये होता है भाई। देखिए आपका फिर सीपीसी में अंतर्विष्ट किसी बात के बाद लिखा है भाई, हिंदी में बात बना लीजिएगा। बाद बाद लिखा है, बात तो बना लीजिएगा। हाँ, अगर हिंदी में किसके हमारे बेरक में गलत है, बाद द लिखा है तो बाद नहीं, बात, उसको बना लीजिए बात। देखिए अगर गलत लिखा है तब, न लिखा हो भाई तो आपका अलग अलग प्रकाशन की आती है, तो भाई गलती बेरक में भी हो सकते हैं, जहाँ गलती होगी उसको सुधरवा दिया जाएगा। देखिए फिर एक बार भाई, सीपीसी में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन फाइल किए गए किसी वाद का निपटारा न्यायालय द्वारा प्रतिवादी को समन की तामील से 12 मास के अवधि के भीतर किया जाएगा। तो अभी बताया ही गया, इसमें अब क्या समझाना है कि इंफ्रास्ट्रक्चर के मामलों का निपटारा कितने दिन के अंदर। तो वाद दायर करने के दिन से नहीं, कब से, जब प्रतिवादी पर समन की तामील हो जाती है उस तारीख से कितने दिनों के अंदर इसका निपटारा न्यायालय करेंगे, 12 मास। परंतु अगर 12 मास में निपटारा नहीं हुआ तो और कितना दिन मिलेगा न्यायालयों को, 6 मास। यानी कि हर हाल में कितना दिन, 18। दूसरा आपका कह सकते हैं कि इस प्रकार आपका स्पीडी ट्रायल भी समाप्त हो गया, यानी कि त्वरित विचारण भी क्या हुआ, समाप्त। एक ही देखिए भाई धारा धारा 21 बिहार में पूछा गया भाई, इसका कंसेप्ट पहले बनाइए, लिखवा जाएगा भाई। आ, अभी समझिए लिखवा दें। धारा 21 का फिर कंसेप्ट बनाइए, और जब 21 का कंसेप्ट का धारा 12 भी बताई गई है, उसका भी कंसेप्ट। और आपका अगला कंसेप्ट धारा 11 का स्पष्टीकरण कौन सी पीसी का है, और 21 आइए। आइए अब आप तो एक तो संविदा का क्या, विशिष्ट पालन, और दूसरा क्या, कंपसेशन या क्या कोई व्यक्ति संविदा की मांग करता है तो उसके साथ कंपनसेशन की मांग
कारण किस पर केवल दे रहे हैं? वादी पर। यदि कोई वादी अपने पक्ष में फैसला मने करवाने के लिए या अपने पक्ष में फैसला होने के लिए एक से अधिक आधार उठा सकता था, तो कानून ये कहता है कि उसे सभी आधारों को एक ही वाद में उठा लेना चाहिए। यदि वह कुछ आधार उठाया, कुछ नहीं उठाया, तो ये माना जाएगा कि जिन आधारों को वह नहीं उठाया है, आपका उसको उठाया था, उस पर हियरिंग हुई और उस पर जजमेंट भी क्या हो चुका है? आ चुका है। और जिन आधारों को नहीं उठाया, उन आधारों पर उसे नया वाद दायर करने से क्या किया गया है? बार किया गया है, रोका गया है। अब धारा 12 भी मैं बता चुका हूँ, जे मेंस में भी आई है। फिर सेक्शन 12 कवर करिए। अगर वादी अपने यदि वादी पहले वाद में एक से अधिक अनुतोष मांग सकता था, तो आप लोग बताइए क्या क्या मांग सकती? संविदा का क्या? विशिष्ट पालन और क्या? यानी कि अगर वादी इन दोनों अनुतोषों को मांग सकता था, तो कानून ये कहता है कि वादी को आपका उसी वाद में मांग लेना चाहिए। और धारा 12 का है, हम चल रहे हैं। यानी कि आपका लिख दे कि संविदा का विशिष्ट पालन कराया जाए, और दूसरा शब्द जरूर लिखे कि भाई इसके अतिरिक्त हमें या इसके साथ साथ या संविदा का पालन न करा पाए आप, तो हमें क्या दिलवा दीजिए? कंपसेशन। क्योंकि जर्मी बेंथम भी तो यही कहते हैं कि भाई आपका अगर संविदा का विशिष्ट पालन संभव न हो, तो हमें धन ही दिलवा दीजिए। दूसरी वस्तु ही, तो दूसरी वस्तु का नियम धारा 20 में, और धन का नियम किस में? धारा 21। 21 ही पढ़ाया जाएगा। तो ऐसी दशा में अब नियम देखिए क्या कहता है। अगर कोई वादी संविदा के विशिष्ट पालन की मांग किया, लेकिन कंपसेशन की मांग छोड़ दिया था और उसका वाद खारिज हो गया, तो क्या नया वाद दायर करके या दूसरा वाद दायर करके कंपसेशन की मांग कर सकता है कि नहीं? तो सीपीसी के थोड़ा 12 कवर करिए। जब एक वाद में तुम एक से अधिक अनुतोष क्या कर सकते थे? मांग सकते थे। तो ऐसी दशा में तुम्हें उसी वाद में सभी अनुतोषों को क्या करना चाहिए? मांग लेना चाहिए। अगर तुम एक अनुतोष मांगे, दूसरा नहीं मांगे, तो दूसरे के लिए नया वाद दायर करने का तुम्हें हक नहीं होगा। तो अपरवाद या फर्दर सूट या अतिरिक्त वाद पर बार करती हैं, रोक लगाती हैं सीपीसी की कौन सी धारा? 12। और यही प्रावधान शुद्ध रूप से कहाँ मिलेगा? एसआरए। अब देखिए आपका अगली धारा में आएगा भाइयों, लेकिन अभी आपका एक एक धारा देखिए। 21 भाई आपका अब सही रहेगा। 21 आपका दिमाग में भाई हर एक बात आपका चली गई, तो एक बार बस बेयर एक पढ़ना है। उसके बाद देखिए जो मैं बताया वही आएगा, देखिए क्या करके। कतिपय मामलों में प्रतिकर दिलाने की शक्ति, यानी कि भाई विशिष्ट पालन न तो क्या दिलवाया जाए? देखिए आपका भाई किसी संविदा के विनिर्दिष्ट पालन के वाद में वादी ऐसे पालन के अतिरिक्त उसके भंग के लिए प्रतिकर का भी दावा कर सकता है। तो अभी हमने बताया कि संविदा के स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के अतिरिक्त उसके अलावा क्या कंपनसेशन की मांग कर सकता है कि वादी की नहीं कर सकता? कर सकता है। और ये अधिकार उसे किस कौन सी धारा सारे की प्रदान करती है? 21 का कौन सा क्लास? पहला। दूसरा क्लास देखिए, यदि किसी ऐसे वाद में न्यायालय यह विनिश्चय करे कि विनिर्दिष्ट पालन तो अनुज्ञात नहीं होगा, लेकिन आपका
प्रतिव मने आपका वादी प्रतिकर पाने का हकदार है, तो विनिर्दिष्ट पालन नहीं करा के न्यायालय क्या दिलवा देगा? प्रतिकर। भाई अभी बताया गया। तीसरा देखिए, यदि किसी ऐसे वाद में न्यायालय यह विनिश्चय करे कि विनिर्दिष्ट पालन तो अनुगात किया जाना चाहिए, लेकिन न्याय के लिए यह आवश्यक है कि उसके साथ साथ कुछ कंपनसेशन भी दिलवाया जाए, तो क्या न्यायालय विनिर्दिष्ट पालन के साथ साथ न्याय की दृष्टि को रखते हुए विनिर्दिष्ट पालन और उस कुछ कंपनसेशन भी दिलवा सकता है कि नहीं? दिलवा सकता है। चौथा देखिए, इस धारा के अधीन जो भी प्रतिकर का निर्धारण किया जाएगा, तो फिर एक बार भाई आपका कॉन्सेप्ट बनाना पड़ेगा। देखिए, ये सारे जो हम पढ़ रहे हैं ये शुद्ध रूप से संविदा के विशिष्ट पालन के नियम को बताती हैं, लेकिन प्रतिकर भी दिलवाती हैं। तो जब प्रतिकर कितना दिलवाया जाए और कैसे दिल धाराएं बनी हैं? संविधान नियम में कितनी धाराएं? 73, 74 और पर निर्धारित प्रतिकर किस में? सर ये पूछ जा चुका है पीछे में भाई। एक लोगों को कहें पता करने के लिए, तो बुधवार तक क्लियर पता लगेगा क्या। देखिए यूपी जाएगी तो भाई 3 महीने से अधिक समय नहीं देगा फ्री में, और आपका 3 रहेगा कि बिहार एपीओ का निपटा रहे, तो हमें भी फुर्सत दे रहे 11 बजे से 1 बजे तक क्रैश को एक बार सारे सब्जेक्टों सुबह को रटवाना पड़ेगा। तो क्रैश को तब चीजें बनती हैं। कोचिंग से हुए और ये एक मास्टर बनना पड़ेगा। क्या होगा? जैसे एमपीए डीपीओ भी थोड़ा 2-3 माह के तो अलग से माइंड, क्योंकि इतना बड़े बड़े माइंड ने तो फिर एक बार होती हैं 23, 74 और 75। तो जब इशारे के तहत न्यायालय कंपसेशन दिलवाएगा, तो किसका ध्यान रखेगा? किन नियमों का पालन करते हुए नियम में कंपसेशन 74 और क्या उन्हीं को ध्यान में रखना के दिलवाया कंपसेशन का ध्यान रखा जाएगा। अगला देखिए आपका भाई, ये पांचवा देखिए, ये आपका सबसे महत्वपूर्ण पांचवा है। यही आपका बताया भी गया था, बिहार जे में बार बार अटैक कर रहा है क्वेश्चन। इस धारा के अधीन कोई प्रतिकर नहीं दिलवाया जाएगा जब तक कि वादी ने अपने वाद पत्र में
ऐसे प्रतिकर का दावा न किया हो। इसका मतलब कि वादी को हर हाल में अपने प्लेंट में ये लिखना ही होगा कि हमें प्रतिकर भी क्या करिए, दिलवाइए। अगर वादी नहीं लिखा, निर्णय आ गया, तो क्या प्रतिकर मिलेगा कि नहीं? तो क्या न्यायालय स्वविवेक से प्रतिकर दिलवा सकता है? नहीं। क्या करना पड़ेगा? मांग। और अगर वाद पत्र में प्रतिकर की मांग छूट गई तो परंतु बताता है कि कब तक वादी वाद पत्र में संशोधन करके इसे ऐड कर सकता है, कब तक? निर्णय के पूर्व कभी भी। बस यही याद रखना है आपका। कुल मिलाकर अब आइए, कह सकते हैं कि आपका तुरंत 24 देखिए भाई सेक्शन, उसके बाद आपका 22 पढ़ाया जाएगा। 24 तुरंत आपका जो, इसको जोड़ लीजिएगा 24 को, तो सीपीसी की धारा 12 शुद्ध रूप से कहाँ से जोड़ेंगे? तो सीपीसी के उसको बेरक पर लिख लेना चाहिए। अभी हमने नियम भी बताया, फिर एक बार हम बता दें कि अगर विनिर्दिष्ट पालन की मांग की गई और आपका प्रतिकर की मांग नहीं की गई और विनिर्दिष्ट पालन की मांग का वाद डिसमिस हो गया, तो क्या अतिरिक्त वाद या फर्दर सूट या अपर सूट या नया वाद दायर करके आप केवल प्रतिकर की मांग कर सकते हैं कि नहीं? नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जब आपके पास कानून कहता है, सेक्शन 12 सीपीसी और धारा 24 एक ही साथ पढ़ना है। कानून ये कहता है कि जब एक मुकदमे में आप एक से अधिक रिलीफ या अनुतोष मांग सकते थे, तो उसी मुकदमे में सभी अनुतोष क्या करिए, यानी कि आप विशिष्ट पालन भी मांग सकते थे और क्या मांग सकते थे? प्रतिकर। तो पहले मुकदमे में दोनों का क्या कर दीजिए, उल्लेख। अगर आपने विशिष्ट पालन मांगा, प्रतिकर नहीं मांगा और आपके विशिष्ट पालन का दावा अस्वीकार कर दिया गया, तो आप अतिरिक्त या अपरवाद दायर करके अब प्रतिकर की मांग नहीं कर सकते। ये बात आपका इशारे की धारा 24 में और संविदा अधिनियम और सीपीसी की धारा में 12 या 12 में समाहित है। भाई न समझ में आया हो तो बताइए, फिर बताया जाएगा। वैसे पहले ही कॉन्सेप्ट क्लियर करा दिया गया था, तो बेयरेक्ट आप लोग खुदे बताने लगे। इसीलिए सबसे पहले आपका कॉन्सेप्ट, कोई भी सेक्शन पढ़िए तो एक बार उसका कॉन्सेप्ट या भूमिका क्लियर रखिए। और भूमिका में ही वैसे मैं बता दूं, जो प्री में क्वेश्चन आते हैं 99% चांस रहते हैं कि जो मैं भूमिका बताता हूँ 10 लाइन उसी में से आ जाएंगे। 1% ही केवल आपका अलग से आता है। तो भूमिका भी महत्वपूर्ण होती है किसी भी चैप्टर की। भाई रेस्ट ले ले। देखिए भाई, एक सूचना है, कल आपका, कल क्लास बंद रहेगा, सब क्लास। भाई असल बात मैंने स्वास्थ्य नहीं, अभी चलेगा, कल बंद रहेगा। मिठाई सोमवार को मिलेगा, वही आपका भाई। असल बात नहीं बता दिया जाए, कुछ कागज की कमी के कारण काम नहीं हो पाया, कल होगा काम। वो एनओसी एक था लेकिन वो नहीं मिल पाई, तो भाई इनकार कर दिया गया। अब बिना भाई एनओसी के काम नहीं होगा ना, तो आपका, तो भाई देखिए कल आपका इधर आपका, मैं एक दो बैठिए 1 मिनट भाई बता दें तब। नहीं, इधर थोड़ा स्वास्थ्य भी आपका, मैंने 1 हफ्ता 8 दिन से ठीक नहीं चल रहा था। और मैंने पूरी तरह, अभी भी आदमी 4-5 दिन झेल गया है काफ़ी। तो भाई ये है कि आपका मैंने पूरी तरह ठीक होने में भी समय लगेगा, थोड़ा 2-4 दिन मैंने पुरानी स्थिति में आने के लिए। और इसके कारण आपका क्लास भी डिस्टर्ब हो रहा है। शाम वाला भी 2 दिन बंद करना पड़ हो गया और सुबह वाला भी 1-2 दिन डिस्टर्ब हुआ। इससे अच्छा यही कि 1-2 दिन बंद कर दिया जाए, क्योंकि भाई लोग आ रहे हैं बाहर, मैंने दूर दूर से, और कुछ कारणों से क्लास नहीं चलता, हमें भी कष्ट होता है। और लोग उसकी शिकायत भी भाई करते हैं कि सर सो जाते हैं, तो सर पढ़ाते ही नहीं, तो सर तो आए ही नहीं। सही बात है भाई, आपका भी अधिकार है, आए हैं उतना दूर से पेट्रोल जलाकर पढ़ने के लिए, क्लास न चले तो भाई दुख तो भाई होगा ही।
तो इसमें भाई हमें भी खेद है इसके लिए कि भाई क्लास नहीं चल पा रहा है। लेकिन इसीलिए कल आपका क्लास पूरा क्लास ही बंद रखा जाए, कल परसों सोमवार से नई एनर्जी के साथ स्पीड थोड़ा बढ़ा दी जाएगी। और सोमवार को आप लोगों को भाई मिठाई दी जाएगी, इसमें कोई शक नहीं है। हाँ, यानी कि कल क्लास पूरा क्लास बंद रहेगा, जीएस इंग्लिश सब बंद रहेगा। आज पूरा क्लास चलेगा, कल से बंद रहेगा भाई। हाँ भाई ठीक है भाई, दिया जाएगा जो खाना हो क्या हो।